हाय गाइस, इस लेक्चर में हम पर यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमको पर यूनिट सिस्टम पढ़ने की नीड क्यों पड़ी। ठीक है। और देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका तो पावर सिस्टम में यूज होता ही है और इसका एप्लीकेशन जो है हम मशीन्स में करते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमको इसका ट्रांसफार्मर में आपका एप्लीकेशन मिलेगा और सिंक्रोनस स्पीड मशीन्स में, स्पेशली इन दो चैप्टर्स में इसका ज़्यादा एप्लीकेशंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके मैं 2 लेक्चर लूँगा और आप उन 2 लेक्चर के बाद से आपको कभी भी पर यूनिट सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमने पर यूनिट सिस्टम की नीड क्यों पड़ी। तो देखिए, हमारा जो पावर सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक हमने सिंगल डायग्राम लिया है जो कि एक तरह का पावर सिस्टम है जिसमें जनरेटर, ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन और वेरियस लोड लगे हुए हैं। तो ये जो पावर सिस्टम होता है बहुत ही बिग होता है और इसमें जो जनरेटर्स होते हैं, इसकी जो क्वांटिटीज होती हैं जैसे वोल्टेज, करंट, इनके पावर की जो रेटिंग्स होती है बहुत बड़ी होती है, जैसे कि केवी में, एमवीए में। तो इनका जब हम एक्चुअल वैल्यू में कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इन सब कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, पर यूनिट सिस्टम का सहारा लिया। तो बेसिकली हम पर यूनिट सिस्टम में क्या करते हैं, एक रेफरेंस वैल्यू सेलेक्ट करते हैं या बेस वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और उस बेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो इन सब क्वांटिटीज हैं उसके रिफरेंस में रिस्पेक्ट में क्या होता है, वो वैल्यूज को हम छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट हमको कैलकुलेशन करने में इजी हो। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पर यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। पर यूनिट सिस्टम की स्टडी करते हैं। तो बेसिकली चलिए हम डिफाइन करते हैं कि पर यूनिट वैल्यू क्या होती है। तो देखिए, जो पर यूनिट वैल्यू होती है, पर यूनिट वैल्यू वो होती है एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू, बेस वैल्यू ऑफ सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी कहने का मतलब ये है कि अगर एक्चुअल वैल्यू आपका वोल्ट में है तो बेस वैल्यू भी क्या होगा, वोल्ट में होगा। और एक्चुअल वैल्यू करंट में है तो बेस वैल्यू भी आपका करंट में होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो यूनिट होगी वो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दोनों ऊपर नीचे सेम यूनिट होगी तो इसका मतलब जो पर यूनिट वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, यूनिटलेस हो गई। इसका मतलब जो आपका पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, यूनिटलेस होती है। ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो पर यूनिट वैल्यू होगी वो क्या होगी, यूनिटलेस होगी। तो इसका मतलब जो पर यूनिट वैल्यू होती है वो यूनिटलेस होती है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस। तो सबसे पहला पॉइंट, ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज करिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपको वोल्टेज की, सपोज करिए आपको वोल्टेज की जो एक्चुअल वैल्यू है वो VA दिया है और बेस वैल्यू VB दी है। तो मान लीजिए हमको वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू लिखनी है, V पर यूनिट लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, एक्चुअल वैल्यू दैट इज VA और ये क्या होगा, वोल्ट में होगा। ठीक है। और बेस वैल्यू दैट इज VB, ये भी क्या होगा, वोल्ट में होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो वोल्ट से वोल्ट आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं ये क्या है, पर यूनिट में है। तो इसलिए जो हमारा पर यूनिट वैल्यू होती है वो क्या होती है, यूनिटलेस होती है। तो यहाँ पे वोल्टेज की जो पर यूनिट वैल्यू होगी वो क्या होगी, VA बाई VB होगी। वोल्टेज की जो पर यूनिट वैल्यू होगी वो क्या होगी, VA बाई VB। सिमिलरली हम करंट की भी पर यूनिट निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम करंट की भी पर यूनिट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम करंट की बात करें तो सपोज करिए एक्चुअल वैल्यू IA है और बेस वैल्यू IB है। तो इसकी जो पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी आई एक्चुअल, आई एक्चुअल बाई आई बेस, आई एक्चुअल बाई आई बेस। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए हम इम्पीडेंस की बात करें, इसी तरह से अगर हम इम्पीडेंस की बात करें, ठीक है, अगर हम इम्पीडेंस की पर यूनिट वैल्यू निकालें, इम्पीडेंस,
तो अगर मान लीजिए एक्चुअल इम्पीडेंस जेड इन ओम में दिया है और इसका बेस इम्पीडेंस जेड भी इन ओम में दिया है, तो जेड पर यूनिट क्या हो जाएगा? जेड पर यूनिट बराबर आर एक्चुअल, सॉरी, जेड एक्चुअल बाई जेड बेस, जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस होगा। लेकिन यहाँ पे सपोज करिए, अगर सपोज करिए कि हम जानते हैं कि ये जो इम्पीडेंस होगा ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से मिलके बना होगा। तो सपोज कर लीजिए अगर जेड ए की वैल्यू आर ए प्लस जे एक्स ए दी है, देन पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके लिए जेड पर यूनिट बराबर हम लिखेंगे जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस, ठीक है। अब देखिए ये जेड बेस को हम आर बी प्लस जे एक्स बी नहीं लिखेंगे, जेड बेस हमेशा जेड बेस ही होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दी होगी, यहाँ बोले तो अगर वी बी आई बी पता है तो भी आप जेड बी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जेड ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आर ए प्लस जे एक्स ए डिवाइड बाई जेड बी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको? आर ए बाई जेड बी प्लस जे एक्स ए बाई जेड बी। तो यहाँ से देखिए आर ए बाई जेड बी क्या हो गया? आर पर यूनिट हो गया, और एक्स ए बाई जेड बी क्या हो गया? एक्स पर यूनिट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो जेड पर यूनिट होगा, यहाँ पे आर ए बाई जेड बी को क्या लिखेंगे? आर पर यूनिट, और प्लस इसको क्या लिखेंगे? प्लस जे एक्स पर यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब आर पर यूनिट का मतलब ये नहीं हो गया कि हम मतलब आर पर यूनिट को लिखना है आपको। तो जहाँ पे आर पर यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? आर ए बाई जेड बी हो गई, और एक्स पर यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? एक्स ए बाई जेड बी हो गई। तो इस तरह से हम बेसिकली क्या होता है कि पर यूनिट का कैलकुलेशन करते हैं। अब समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो डिफाइन करनी है इसमें, उसको मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे पावर सिस्टम में बेसिकली चार क्वांटिटीज होती हैं, वोल्टेज दैट इज वोल्टेज करंट वोल्टेज करंट इम्पीडेंस इम्पीडेंस और पावर। और पावर मैं वीए में बात करूंगा, वोल्ट एम्पियर में, ठीक है। तो सपोज करिए वोल्टेज जो है इसका बेस, जो रेफरेंस वोल्टेज है वो वीवी है इन वोल्ट, और करंट बेस करंट आईबी है, और बेस इम्पीडेंस जेडबी है, और जो बेस पावर है दैट इज एसबी है, ठीक है। तो अगर हमको किसी भी पावर सिस्टम में अगर दो बेस वैल्यूज पता है, तो जो रिमेनिंग टू क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटीज हैं, हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज करिए, मैं एग्जांपल के लिए ये दोनों क्वांटिटीज, आप ये जो दो क्वांटिटीज हैं वोल्टेज और करंट, अगर आपको नोन है और ये अननोन है, दोनों ये आपकी अननोन है, तो इन अननोन क्वांटिटीज को हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब वीबी भी नोन है और आईबी भी आपको पता है, तो हम जेडबी कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमको पता है कि जो इम्पिडेंस होता है वो वोल्टेज बाई करंट होता है, तो हमको वोल्टेज भी पता है, बेस वोल्टेज भी पता है और बेस करंट भी पता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? वीबी बाई आईबी लिख लेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? बेस इम्पिडेंस फाइंड आउट कर लिए, और सपोज करिए एस बी फाइंड आउट करना है, तो एस बी को क्या लिखेंगे? वी बी इंटू आई बी लिखेंगे। वी बी आपको पता है और आई बी भी पता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर दो क्वांटिटीज आपको पता है, तो हम रिमेनिंग टू क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको वी बी दिया है, आई बी है, और जेड बी है, और एस बी है। आई बी जेड बी एस बी है। सपोज करिए इस केस में आई बी नोन है, और सपोज कर लीजिए कि एस बी भी, ये भी आपका नोन है, एस बी भी आपका नोन है, ठीक है। और ये दोनों क्वांटिटीज अननोन है, ये हमको फाइंड आउट करना है, ये भी अननोन है, ये हमको नहीं पता है। तो आपको ये पता है और ये पता है, और ये हमको फाइंड आउट करना है, वीबी और जेडबी को हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वन बाय वन समझते हैं। तो देखिए जेडबी, अभी आपको पता क्या है? आई बी पता है और एस बी पता है, ठीक है। तो देखिए हमको पता है कि जो एस बी होता है वो होता है वी बी इंटू आई बी। तो देखिए एस बी भी आपको पता है, और यहाँ से देखिए तो आपको वी बी भी पता है, तो यहाँ से हम आई बी फाइंड आउट कर लेंगे।
तो यहाँ से आईबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस बी बाई वी बी हो जाएगी। यहाँ से आईबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस बी बाई वी बी हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जेड बी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जेड बी क्या होता है, जेड बी बराबर वी बी, और यहाँ से हमने ऑलरेडी देखिए तो वी बी आपका नोन है, जेड बी बाई आई बी, जेड बी बाई आई बी, और हमने ऑलरेडी आई बी को फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आई बी की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आई बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस बी बाई वी बी, और वी बी आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वी बी स्क्वायर बाई एस बी। ठीक है, वी बी स्क्वायर बाई एस बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अननोन बेस क्वांटिटीज को इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है ना, जेड बी बराबर वी बी बाई एस बी, ये आपको दिमाग में रखना है, इसका हमेशा यूज आएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है जेड बी का, कि जेड बी की जो वैल्यू होती है वो वी बी स्क्वायर बाई एस बी होती है। ठीक है, तो सपोज करिए मैं एक स्टैंडर्ड फार्मूला डराइव कराना चाहता हूँ सो दैट वो हमेशा यूज होता है। ठीक है, हम जानते हैं, सपोज करिए कि एक्चुअल इम्पीडेंस जेड ए है और बेस इम्पीडेंस जेड बी है, और यहाँ से ऑलरेडी हमको पता है कि जो जेड बी की वैल्यू है वो होती है वी बी स्क्वायर बाई एस बी। अगर बेस वोल्टेज दिया है और बेस पावर दिया है तो बेस इम्पीडेंस हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका हमको पर यूनिट वैल्यू क्या होगा, अगर हमको ये फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जेड पर यूनिट बराबर हम क्या करेंगे, जेड एक्चुअल बाई जेड बेस लिखेंगे। तो यहाँ से जेड एक्चुअल बाई जेड बेस की वैल्यू क्या है, वी बी स्क्वायर बाई एस बी, और एस बी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया जो कि हमेशा ही इसका यूज होना है। तो दूसरा फार्मूला ये है जो कि आपको यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, अगर चाहे तो आप रिमेम्बर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया वी बी स्क्वायर मतलब बेस वोल्टेज का होल स्क्वायर इंटू एस बी। तो ये एक फार्मूला है जिसको आपको रिमेम्बर रखना है। पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस पे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल एक ले लेते हैं। सपोज करिए ये एक पावर सिस्टम है और उस पावर सिस्टम में मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है। तो सपोज करिए उस ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पिडेंस है वो 2000, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, 200 ओम है। ठीक है, और जो बेस वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, सपोज करिए बेस वोल्टेज, और इसका जो बेस पावर है ट्रांसमिशन लाइन पे जो पावर आ रही है वो 5000 वोल्ट एम्पियर है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि उस ट्रांसमिशन लाइन का पर यूनिट वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो जेड पर यूनिट वैल्यू होगी वो सीधा इस फार्मूले में रख देंगे। अगर मान लीजिए फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप लिखोगे जेड ए बाई जेड बी, और आपको जेड बी पता है कि वी बी स्क्वायर बाई एस बी होता है, यहाँ पे वी बी स्क्वायर होगा और एस बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से जेड एक्चुअल आपका, ये जेड एक्चुअल है, ओके, ओम में दिया है तो ये कितना हो जाएगा 200, और वी बी स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 100 और यहाँ पे देखिए तो एस बी का वैल्यू कितना है, 5000 है। तो देखिए ये नीचे 4 जीरो हैं, तो इस 4 जीरो से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो आपके कट गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूना 10, जेट पर यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 पर यूनिट आ गया। तो इस तरह से अगर हमको बेस वोल्टेज दिया हो और बेस पावर दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, पर यूनिट इम्पिडेंस को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं चेंज ऑफ बेस क्या होता है। ठीक है, चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस को समझते हैं। सपोज करिए कि कोई भी एक पावर सिस्टम है, सपोज करिए कोई एक पावर सिस्टम है, ठीक है, उसका उस पावर सिस्टम में कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, सपोज कर लीजिए ट्रांसमिशन लाइन ही ले लीजिए। तो उसका मान लीजिए कि जो पर यूनिट वैल्यू है उस ट्रांसमिशन लाइन का, वो जेड पर यूनिट अभी जो गिवन है उसको मैं मान ले रहा हूँ कि वो गिवन वाली वैल्यू जो है ओल्ड है, और इसकी जो बेस वैल्यू गिवन है ओल्ड में, मतलब जो गिवन है अभी करेंटली वो वी बी ओल्ड है, और जो बेस पावर है वो एस बी ओल्ड है। ठीक है, अभी हमसे कह दे क्वेश्चन में कि उस ट्रांसमिशन लाइन का हमको न्यू पर यूनिट वैल्यू बताइए करेंटली एट न्यू बेस पे, एट एट न्यू बेस। न्यू बेस करने का मतलब अब ये जो वीबी ओल्ड था और एसबी ओल्ड था इनकी वैल्यू बदल गई। न्यू बेस बोले तो अब ये क्या हो गया, वीबी न्यू हो गया, कोई अदर वैल्यू हो गई, और एसबी न्यू हो गया। तो हमको ये बताना है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू। देखिए जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी दोनों सिस्टम के लिए। ठीक है,
दोनों सिस्टम के लिए जो जेड एक्चुअल होगा इन ओम में वो दोनों सेम होगा। केवल क्वांटिटीज चेंज क्या होती है, वो पर यूनिट क्वांटिटीज चेंज होती है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से जेड एक्चुअल निकाल लें तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से जेड पर यूनिट वैल्यू न्यू वाली निकाल लेंगे। तो देखिए हमको अभी हमने पढ़ा कि जो जेड पर यूनिट होता है वो होता है जेड एक्चुअल इंटू वी बी स्क्वायर बाई एस बी इंटू, यहाँ पे आपका क्या होता है, एस बी होता है, तो यहाँ पे एस बी ओल्ड हो जाएगा बाई वी बी स्क्वायर ओल्ड। यही वाला फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, ये देखिए, सॉरी इसके पहले मैंने बताया था, यहाँ पे ये फार्मूला ये वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जेड एक्चुअल निकाल सकते हैं ना, यहाँ से हम जेड एक्चुअल निकाल लेंगे। तो यहाँ से जेड एक्चुअल कितना हो जाएगा, जेड एक्चुअल इन ओम में इसको हम लिखेंगे जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू वी बी स्क्वायर ओल्ड डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, एस बी ओल्ड इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से इस वाले से हम क्या करेंगे, जेड पर यूनिट न्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जेड पर यूनिट न्यू को क्या लिखेंगे, जेड एक्चुअल इंटू एस बी न्यू डिवाइडेड बाई एस बी न्यू डिवाइडेड बाई वी बी स्क्वायर न्यू, ठीक है। अब ये यहाँ पे जेड एक्चुअल की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से जेड एक्चुअल की वैल्यू क्या है, जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू वी बी स्क्वायर ओल्ड डिवाइडेड बाई एस बी ओल्ड है, एस बी ओल्ड ये तो जेड एक्चुअल की वैल्यू हो गई, इंटू एस बी न्यू डिवाइडेड बाई वी बी स्क्वायर न्यू। तो यहाँ से हम जेड पर यूनिट न्यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, जेड पर यूनिट न्यू बराबर क्या हो जाएगा, जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू वी बी ओल्ड डिवाइडेड बाई वी बी न्यू, टोटल का क्या हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एस बी न्यू अपान एस बी ओल्ड। तो इस पे भी डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आप यूज करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल ले लें, इस फार्मूले पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज करिए कि ओल्ड क्वांटिटीज दी हैं। मान लीजिए जेड ओल्ड आपको क्वेश्चन में दिया है किसी भी पावर सिस्टम में, 0.2 पर यूनिट है एट 100 MVA बेस और 200 वोल्ट बेस पे, ठीक है। तो हमको सपोज करिए फाइंड आउट करना है जेड पर यूनिट, ये पर यूनिट है, जेड पर यूनिट न्यू की वैल्यू क्या होगी एट न्यू बेस कितना है, सपोज करिए ये 500 MVA ले लेते हैं, और जो बेस वैल्यू है वो है, मान लीजिए वोल्टेज मैं सेम रख रहा हूँ, ठीक है। तो हमको अब ये निकालना है, तो जेड पर यूनिट न्यू कितना हो जाएगा, जेड पर यूनिट न्यू बराबर जेड पर यूनिट ओल्ड। तो जेड पर यूनिट ओल्ड की वैल्यू कितनी है, 0.2, और वी बी ओल्ड कितना है 200, और वी बी नो भी 200 ही है, तो 200 होल स्क्वायर इंटू एस न्यू ये है 500 डिवाइड बाई एस ओल्ड ये 100। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये 1 बार में कटेगा, तो 0.2 इंटू ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 1 पर यूनिट। तो इस तरह से हमारा हम क्या करेंगे, जेड पर यूनिट न्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और हर एग्जाम में इस पे या तो डायरेक्ट फार्मूला दे देता है, या फिर इस तरह से बेस क्वांटिटीज दी होंगी तो वहां से आप
आंसर को फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि जो हमारा पर यूनिट सिस्टम होता है कैसे ट्रांसफार्मर के टर्न्स रेशियो के इफेक्ट को निग्लिजिफाई कर देता है, मतलब इसका कोई यूज ही नहीं है टर्न्स का, इसको समझते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया है, एक ट्रांसफार्मर लिया है। ठीक है, जिसका प्राइमरी करंट आईपी है और सेकेंडरी लोड साइड में करंट आईएस है, लोड इम्पीडेंस 10 ओम दिया है और जो इसका वोल्टेज रेशियो दिया है 200 वोल्ट बाई 100 वोल्ट, और मैंने ये कंसिडर किया है कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको एक्चुअल वैल्यू में सॉल्व करूंगा और उस एक्चुअल वैल्यू को मैं बोथ साइड में रेफर करके दिखाऊंगा कि उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, मतलब लोड साइड में भी एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है और आपका सोर्स साइड में एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है। उसके बाद से मैं उनकी पर यूनिट वैल्यू दिखाऊंगा और उसको आपको बताना चाहूंगा कि इसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो सपोज करिए ये जो ट्रांसफार्मर दिया है तो इसका लोड इम्पीडेंस 10 ओम है। ठीक है, वोल्टेज इतना दिया तो यहाँ से इसका टर्न्स रेशियो कितना हो जाएगा, 200/100। इसका मतलब इसका टर्न्स रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से इसका टर्न्स रेशियो आपका 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस सर्किट को यहाँ से रेफर कर रहा हूँ, इस सर्किट को, ये लोड वाला रेफर कर रहा हूँ सोर्स साइड में। ठीक है, तो रेफरिंग रेफरिंग लोड टुवर्ड सोर्स सोर्स साइड। इसका मतलब जब हम आर एल डैश को सोर्स साइड में रेफर कर रहे हैं, आर एल डैश को सोर्स साइड में रेफर कर रहे हैं, तो सर्किट कैसी हो जाएगी उसको देखिए। तो यहाँ पे तो सप्लाई वोल्टेज आपका, सप्लाई वोल्टेज तो वी एस बराबर 50 ही वोल्ट है। सप्लाई वोल्टेज वी एस की वैल्यू क्या है, 50 वोल्ट है। और जब ये सर्किट आप आर एल डैश को इधर सोर्स साइड में लाओ तो ये क्या बन जाता है, सपोज कर लीजिए ये आर एल डैश हो गया। अब देखिए ये आपका एच वी साइड है, एच वी साइड है, इसका मतलब जो इम्पिडेंस होगा आपका बढ़ेगा, इसका मतलब हमको इस ए का मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन आपको पता होगा जब इम्पिडेंस को रेफर करते हैं तो उसके स्क्वायर में मल्टीप्लीकेशन होता है, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू आर एल होगा। तो ए की वैल्यू 2 है तो ये 4 इंटू आर एल, आर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो इसका मतलब जो एक्चुअल इम्पिडेंस होगा वो कितना हो गया, 40 ओम हो गया। तो अब यहाँ पे प्राइमरी करंट है आईपी, तो ये प्राइमरी करंट आईपी हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/40 एम्पियर। और इसको सिंप्लीफाई करें तो आईपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.25 एम्पियर। तो यहाँ से हमने देखा जो प्राइमरी करंट है वो कितनी आई, 1.2 एम्पियर, और जो लोड आया 40 ओम आया, और जो सप्लाई वोल्टेज ऑलरेडी गिवन है वो 50 वोल्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सर्किट को, ये तो मैंने यहाँ पे रेफर कर दिया टुवर्ड द सोर्स साइड। अब मैं सर्किट को क्या कर रहा हूँ, सप्लाई साइड को लोड साइड में रेफर कर रहा हूँ, इस इधर मैं उसको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेफर रेफर सप्लाई टुवर्ड टुवर्ड लोड। तो लोड साइड में जब हम रेफर करेंगे तो ये सपोज कर लीजिए सप्लाई साइड जब इधर आया तो ये वी एस डैश आया। तो यहाँ पे देखिए तो वोल्टेज आपका डिक्रीज हो रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब आपका वोल्टेज डाउन होगा। वोल्टेज डाउन होने का मतलब है कि यहाँ पे वी एस बाई ये क्या होगा, ए से डिवाइड करेंगे तभी तो वोल्टेज कम होगा, दैट इज वी एस की वैल्यू 50 है और टर्न्स रेशियो 2 है। इसकी वी एस डैश की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 25 वोल्ट आ गई, 25 वोल्ट। और ये जा करके आपका लोड से, लोड आरएल से, लोड आरएल दैट इज इक्वल टू, ये देखिए 10 ओम है, और यहाँ पे बहने वाली करंट क्या है, आई एस है। तो यहाँ से आई एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एस डैश बाई आर एल, और वी एस डैश की वैल्यू है 25/10। तो यहाँ से आई एस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आई एस बराबर 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। तो यहाँ से हमने एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे मैं उनको मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखा हमने कि जो एक्चुअल वैल्यूज आई उनको मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हमने ये सारे एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब मैं पर यूनिट का हेल्प लेना चाहता हूँ सो दैट आपका इसका एडवांटेज क्या है ये समझ में आए। ठीक है, पर यूनिट का। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं कंसिडर क्या कर रहा हूँ कि जो ये ट्रांसफार्मर है, जो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसके सप्लाई साइड में, इसके जो सप्लाई साइड है, इसके जो सप्लाई साइड है, ये वाली सप्लाई साइड, इसमें जो बेस क्वांटिटीज डिफाइंड है, सपोज करिए जो बेस वोल्टेज दिया है वीबी की वैल्यू वो दिया है 500 वोल्ट, और जो बेस पावर दिया है इस साइड में, जो बेस पावर दिया है वो कितना दिया है 2000 वोल्ट एम्पियर। तो इस बेसिस पे हम दोनों साइड का क्या करेंगे, पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस बेस पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड का पर यूनिट वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, मैं फिर इसको एरो के माध्यम से दिखा रहा हूँ सो दैट ये पता चले कि कौन सा एचवी साइड है और कौन सा सप्लाई साइड है और कौन सा लोड साइड है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से मैं यहाँ पे इसको मार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका बेस वोल्टेज इस साइड का ट्रांसफार्मर का कितना दिया है 500 वोल्ट, और जो बेस पावर है एसबी की वैल्यू वो 2000 वोल्ट है इधर साइड का। ठीक है, तो अब देखिए, जब ट्रांसफार्मर, अब देखिए यहाँ पे बेस क्वांटिटीज, यहाँ पे जब इधर की तरफ हम कहेंगे कि अगर न्यू बेस क्वांटिटी इधर पे 500 वोल्ट है, तो यहाँ पे जो नई बेस क्वांटिटी इस साइड के ट्रांसफार्मर में आएगी वो टर्न्स रेशियो के हिसाब से क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो मैं इस साइड के जो टर्न्स रेशियो है वो वीवी डैश मान ले रहा हूँ। तो वहां से जब वीवी डैश निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, वीवी बाई ए हो जाएगा, वीवी बाई ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 500 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा, 250 वोल्ट आ गया। इसका मतलब इस साइड में जो नया बेस वैल्यू आएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस वैल्यू वो कितना आएगा, 250 वोल्ट होगा। और हमको पता है कि ट्रांसफार्मर में हमेशा जो इनपुट, अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो इनपुट वीए होता है वो आउटपुट वीए के बराबर होता है। तो अगर इसमें न्यू बेस जो पावर है वो एस बी डैश है तो वो क्या होगा, एस बी के ही बराबर होगा। दैट इज इक्वल टू 2000, यहाँ पे सॉरी ये वोल्ट एम्पियर है, वोल्ट एम्पियर होगा। ठीक है, 2000 वोल्ट एम्पियर होगा। तो अब यहाँ पे मैं इस साइड में बेस इंपेडेंस भी पता कर सकता हूँ। तो जेड बी बराबर लिख सकते हैं वी बी स्क्वायर बाई एस बी डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से वी बी की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 500 इंटू 500 बटे 2000। ये 20 से 20 कट गया, और ये 5 से ये 4 बार में कट गया। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो जेड बी बराबर कितना आ जाएगा, 4 से 500 को कितने बार में कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। तो जेड बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 125 ओम आ रही है। इस साइड में बेस इंपेडेंस आपका कितना आ रहा है, 125 ओम आ रहा है। तो इधर साइड में भी जेड बी डैश हम निकाल सकते हैं। वो भी क्या होगा, वी बी डैश का होल स्क्वायर बाई एस पी डैश होगा। और वीवी डैश कितना है यहाँ पे देखिए 250 है, दैट इज 250 इंटू 250, और एस बी डैश की वैल्यू कितनी है 2000 है। ठीक है, एस बी डैश की वैल्यू कितनी है 2000 है। तो यहाँ से एक जीरो से इसका एक जीरो कट गया, और इसका एक जीरो से एक जीरो। यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 पच्चे 25, और 5 चौका 20। तो यहाँ से देखिए तो 100 जेड बी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 125, 25 पचे 125, 25 पचे 125, 125 बाई 4 ओम आया। तो यहाँ पे जो जेड बी डैश आ रहा है वो 125 बटे 4 आ रहा है। ठीक है, जेड बी डैश। और एक तरीका और था जेड बी डैश निकालने का। जेड बी डैश देखिए जब एलवी साइड में इसको रेफर करोगे तो ये क्या होगा, जेड बी बाई ए स्क्वायर होगा। जेड बी बाई ए स्क्वायर दैट इज 125, और ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए तो इजिली वे में होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो देखिए यहाँ से डायरेक्टली हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया जेड बी की वैल्यू। ठीक है, फर्दर अदर पैरामीटर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी बेस करंट इधर कितनी होगी, इस साइड में, ये वाले साइड में बेस करंट मान लीजिए आई बी है, तो आई बी बराबर क्या लिखोगे, बेस करंट को हमको फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे एस बी बाई वी बी लिखेंगे। ठीक है, एस बी की वैल्यू कितनी है 2000 है, और वी बी की वैल्यू 500 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आई बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 4 एम्पियर आएगी।
ठीक है, आईवी की वैल्यू 4 एम्पियर आएगी। तो यहाँ पे जब इसको इस साइड में रेफर करेंगे ट्रांसफार्मर के, तो आईवी डैश की वैल्यू क्या होगी? आईवी डैश देखिए एलवी साइड में करंट क्या होगा, बढ़ेगा, तो आईवी इंटू ए होगा। तो आईवी की वैल्यू यहाँ पे 4 है इंटू 2, तो आईवी डैश की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? 8 एम्पियर आ रही है। आईवी डैश की वैल्यू आपकी 8 एम्पियर आ रही है। तो यहाँ से हमने बेस इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए हमको चारों क्वांटिटीज अब नोन हो गई, क्या क्या? बेस वोल्टेज पता हो गया, बेस पावर पता हो गया, बेस इम्पीडेंस पता चला गया, और बेस करंट। और इस साइड में भी देखिए तो आपको बेस वोल्टेज पता चल गया, बेस पावर इतना है, और बेस इम्पीडेंस 120/4 है, और बेस करंट। तो हमने चारों क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर लिया। अगर हमको ये चार क्वांटिटीज पता है ना, तो हम कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यहाँ पे देखिए, तो फर्दर जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनकी पर यूनिट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इस साइड में ट्रांसफार्मर के ये रेफर्ड सर्किट है ऑन दी सप्लाई साइड। तो यहाँ पे वीएस एक्चुअल कितना दिया है, अगर आपको विजुअल नहीं है तो मैं इसको और जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 50 वोल्ट है, तो यहाँ से वीएस पर यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में वी एस पर यूनिट निकालेंगे, सप्लाई साइड की पर यूनिट वैल्यू। तो वी एस अपान वी बेस होगा, वी एस अपान वी बेस होगा, और वी एस की वैल्यू कितनी है? 50 है, और वी बेस की वैल्यू यहाँ से देखिए तो 500 है, 500 है। वी वी बेस 500 है। तो यहाँ से देखिए तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये कितना आता है? 1/10, दैट इज 0.1 पर यूनिट आया। तो यहाँ पे देखिए तो जो Vs पर यूनिट आया वो कितना आया? 0.1 पर यूनिट आया। अब देखिए इस साइड में Vs, इस साइड का दूसरा जो लोड साइड का है, उसकी पर यूनिट वैल्यू निकालें, दैट इज Vs डैश पर यूनिट निकालें। तो ये हम लिखेंगे Vs डैश एक्चुअल अपान Vb डैश एक्चुअल। तो देखिए Vs डैश इस साइड में कितना है? 25 है। यहाँ पे देखिए तो ये 25 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 25 लिख दिया, और Vb डैश देखिए यहाँ पे कितना है? 250 है, तो 250 लिखा। तो यहाँ पे देखिए तो ये भी 1/10, दैट इज 0.1 पर यूनिट आया, 0.1 पर यूनिट आया। तो यहाँ से आप कंक्लूजन क्या निकालना है? यहाँ पे ये निकला कि जो ट्रांसफार्मर के बोथ साइड में जो पर यूनिट वोल्टेज, सप्लाई साइड पे जो पर यूनिट वैल्यू है, इस साइड में भी 0.1 है, और इस साइड में भी क्या है? 0.1 है। इसका मतलब यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जो पर यूनिट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड द बोथ साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी ऑलवेज सेम। अब नेक्स्ट कंक्लूजन पे चलते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हम कैलकुलेट करते जाएंगे वो समझ में आता जाएगा। अगर हम बेस आरएल की जो लोड है यहाँ पे ट्रांसफर वर्स की पर यूनिट वैल्यू निकालें, दैट इज आरएल डैश पर यूनिट निकालें, आरएल डैश पर यूनिट। तो आरएल डैश के एक्चुअल वैल्यू अपॉन जेड बेस लिखेंगे। आरएल डैश की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 40 ओम है, 40 ओम है, और जेड बेस कितना है? 125 है। जेड बेस आपका 125 है। ठीक है, तो इसको काट देते तो 5 5 8 40, और ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, और 5 25, दैट इज 8/25 पर यूनिट आया। तो यहाँ से आरएल डैश की वैल्यू आपकी कितनी आई? यहाँ पे 8/25 पर यूनिट आई। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए तो आरएल डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? 8/25 पर यूनिट आया। अगर मैं इस साइड में वही पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करूँ, इस साइड में वही पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करूँ, आरएल आरएल पर यूनिट, तो वो कितना होगा? आरएल अपान जेड बेड डैश होगा। आरएल की वैल्यू यहाँ से देखिए तो 10 ओम है, आरएल की वैल्यू यहाँ पे 10 ओम है, और जेड बेड डैश की वैल्यू 125/4, 125/4, तो 4 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये इसको हम काट सकते हैं, 5 दूना 10, और ये 5 दूना 10, 50 25, तो ये भी कितना आ रहा है? 8/25 पर यूनिट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपने जो बोथ साइड में आप देखिए तो जो पर यूनिट वैल्यू आ रही है, यहाँ पे जो लोड इम्पीडेंस की पर यूनिट वैल्यू है, सोर्स साइड में देखिए या लोड साइड में देखिए, तो बोथ साइड में 8/25 आ रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पर यूनिट वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस ऑन द बोथ साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी सेम।
तो यहाँ से हमने 2 कंक्लूजन निकाला कि जो वोल्टेज होगा ट्रांसफार्मर के बोथ साइड में सेम होगा और जो पर यूनिट वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस ऑन द बोथ साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी सेम। यहाँ पे भी 8/25 आया, यहाँ पे भी 8/25 आया। अब करंट हम निकाल लेते हैं। अब ट्रांसफार्मर का करंट बोथ साइड में उनकी पर यूनिट वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं ऐसा इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि समझने में ईजी हो, ठीक है, समझने में काफी ईजी हो, इसलिए मैं इसको दोनों साइड में दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं IES सप्लाई साइड की पर यूनिट वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सप्लाई साइड में जो करंट आई है, मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। जो सप्लाई साइड में करंट आई है यहाँ पे देखिए तो 1.25 एम्पियर आई है। सप्लाई साइड में जो करंट आई है वो 1.25, तो एक्चुअल वैल्यू आपकी कितनी है 1.25 और बेस वैल्यू 4 है। ठीक है, बेस वैल्यू 4 है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.3125 पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से हमने सप्लाई साइड की पर यूनिट करंट हमने निकाल ली। सिमिलरली लोड साइड की पर यूनिट वैल्यू निकाल लेते हैं और सप्लाई साइड को मैंने IP माना था तो मैं इसको IP ही लिख दे रहा हूँ। इसको मैंने प्राइमरी करंट माना था तो IP पर यूनिट लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे लोड साइड को मैं IS माना था तो इस लोड साइड में IS पर यूनिट निकाल रहा हूँ। ठीक है, सेकेंडरी जैसे मैंने माना था इसको। तो यहाँ पे देखिए तो IS की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कितनी है 2.5 एम्पियर और जो बेस करंट है वो कितना है 8 एम्पियर है। तो यहाँ पे 2.5 है और डिवाइड बाय 8 करेंगे तो यहाँ पे IS पर यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 डिवाइड बाई 8। तो जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे 2.5 बाई 8 की वैल्यू भी 0.3125 आएगी, 0.3125 पर यूनिट आएगी। तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि इस साइड में जो जो लोड साइड है उस समय उसमें जो करंट है सेकेंडरी साइड में वो भी 0.3125 है और इधर भी 0.3125 करंट है। तो यहाँ से कंक्लूजन हमने क्या निकाला, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि ऑन द बोथ साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर जो पर यूनिट वैल्यू होगी वोल्टेज की, करंट की और इम्पीडेंस की दोनों साइड में क्या होगी सेम होगी, वोल्टेज करंट इम्पीडेंस। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर का जो टर्न्स रेशियो होगा ना वो निग्लेक्ट हो गया। कैसे निग्लेक्ट हुआ उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसका अगर मैं पर यूनिट डायग्राम, यहाँ पे मैं पर यूनिट डायग्राम बना रहा हूँ, पर यूनिट डायग्राम ऑन सोर्स साइड, सोर्स साइड। ठीक है, तो देखिए पर यूनिट डायग्राम में ये VS पर यूनिट होगा, ये VS पर यूनिट होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे RL पर यूनिट होगा, दैट इज RL डैश पर यूनिट और यहाँ पे IP पर यूनिट होगा। तो यहाँ पे देखिए तो IP पर यूनिट की वैल्यू आई है 0.3125 पर यूनिट और RL डैश पर यूनिट की वैल्यू 8/25 पर यूनिट आया है। और जो VS पर यूनिट की वैल्यू आई है इसकी वैल्यू देखिए तो यहाँ पे देख लेते हैं VS पर यूनिट, हाँ यहाँ पे देखिए तो 0.1 पर यूनिट आया है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.1 पर यूनिट, 0.1 पर यूनिट आई है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम बनाएं, पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम, डायग्राम ऑन लोड साइड, ऑन लोड साइड, अगर इस लोड साइड में बनाएं पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम तो वो कैसा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे जब इसको रेफर किए तो यहाँ पे जो वोल्टेज था वो VS डैश इन पर यूनिट हो गया और जो यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस था वो तो RL ही था, RL इन पर यूनिट और जो सेकेंडरी करंट थी IS इन पर यूनिट। तो देखिए यहाँ से RL इन पर यूनिट की वैल्यू क्या 8/25, 8/25 और IS पर यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखिए तो 0.3125, 0.3125 पर यूनिट, ये भी पर यूनिट। और यहाँ से देख लेते हैं VS डैश पर यूनिट की वैल्यू भी 0.1 पर यूनिट आई थी। तो यहाँ से ये कितना हो गया, इसकी भी वैल्यू 0.1 पर यूनिट आई। तो इन दोनों डायग्राम को आप यहाँ से कंपेयर करिए, इन दोनों डायग्राम को आप अगर यहाँ से कंपेयर करें
तो यहाँ पे भी देखिए वोल्टेज 0.1 पर यूनिट है ट्रांसफार्मर के सप्लाई साइड में भी, और इस साइड में भी 0.1 पर यूनिट है, और इस साइड में देखिए तो प्राइमरी साइड में करंट पर यूनिट करंट जो है सेम है एज कंपेयर टू सेकेंडरी साइड पर यूनिट करंट, और जो इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस है वो बोथ साइड में सेम है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन में, तो यहाँ से ये पता चल गया कि जो ट्रांसफार्मर के बोथ साइड में जो पर यूनिट वैल्यू होगी करंट वोल्टेज इम्पीडेंस वो क्या होगी, सेम होगी। इतना यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, अगर सपोज करिए क्वेश्चन में यही सर्किट दे दे, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि एक ट्रांसफार्मर है जिसका ये पर यूनिट सर्किट है, सिंपल, ये ना बताए कि किस साइड का, ये 8/25 पर यूनिट है, और यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज की जो पर यूनिट वैल्यू दी है ये 0.1 पर यूनिट है, और इसमें जो बहने वाली करंट वो 0.3125, सॉरी 0.3125 पर यूनिट है। तो आ, इसको देख के तो हम ये नहीं बता सकते हैं ना कि ये किस साइड का सर्किट है, एचवी साइड का सर्किट है या एलवी साइड का सर्किट है। पर यूनिट में तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि ये एचवी साइड है कि एलवी साइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे कोई मतलब नहीं है कि सर्किट आपका एचवी साइड का है कि एलवी साइड का है। क्यों नहीं मतलब है कि बिकॉज, क्योंकि जो हमको पता है कि इन ट्रांसफार्मर में जो पर यूनिट क्वांटिटी वैल्यूज होती है, चाहे करंट हो जाए, चाहे वोल्टेज हो जाए, चाहे इंपीडेंस हो जाए, दोनों साइड में सेम होती है। तो ये सर्किट इज, ये जो सर्किट होगा, दिस विल बी ट्रू फॉर बोथ साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, दैट इज ऑन द सप्लाई साइड, और बोले तो लोड साइड के लिए भी ये ट्रू होगा। तो इसका मतलब अगर हमको किसी भी साइड का हमको एक्चुअल वैल्यू सपोज करिए फाइंड आउट करना है, तो उस साइड के बेस वैल्यू से हम क्या करेंगे, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर यहाँ पे देखिए, तो इस साइड में जो हमने बेस वैल्यू निकाली है, वीबी की वैल्यू 500 है और एसबी की वैल्यू कितनी है, 2000 है, और जेडबी की वैल्यू 125 है, और आईबी की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे हम इसको लिख ले रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे इस साइड में जो वीबी की वैल्यू है वो 500 है, और आपका एसबी की वैल्यू कितनी है, 2000 है, और बेस करंट कितना है, 4 एम्पियर है, और आपका जेड बेस इधर कितना था, यहाँ पे जेड बेस इस साइड में, यहाँ से देखिए तो यहाँ का बेस जेड बेस 125 ओम है, यहाँ पे जेड बेस आपका 125 ओम है, 125 ओम है। तो इसका मतलब अगर इसकी हमको एक्चुअल वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू एक्चुअल चाहिए आरएल की, अब ये नहीं पता किस साइड का है, लेकिन हमको पता है कि अभी इस क्वेश्चन से आपको पता है कि ये आरएल जैसी होगा, तो ये 8/25 इंटू बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 125। तो यहाँ से देखिए तो 25 पचे 125, तो आरएल डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 ओम आ रही है। और यहाँ से भी देखिए इस सर्किट में आरएल डैश की वैल्यू यहाँ पे जब हमने यहाँ पे रेफर किया था, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे देखिए 40 ओम ही आई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज का एक्चुअल वैल्यू निकाल ले, सप्लाई वोल्टेज वीएस का एक्चुअल वैल्यू तो क्या होगा, 0.1 पर यूनिट वैल्यू इंटू बेस वैल्यू, बेस वैल्यू कितनी है 500, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 50 वोल्ट आ रहा है, 50 वोल्ट आ रहा है। और इस साइड में देखिए तो, इस साइड में देखिए यहाँ पे तो वीएस की वैल्यू इसमें 50 वोल्ट ही थी, यहाँ पे देखिए तो ये भी कितना था 50 वोल्ट ही था। तो यहाँ से यही कंक्लूजन निकल रहा है कि हमको जिस साइड की एक्चुअल वैल्यू चाहिए, उस साइड के बेस से हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली आप करंट को भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो ये आईपी है प्राइमरी साइड पर एक्चुअल वैल्यू, इसकी एक्चुअल वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई पर यूनिट की वैल्यू कितनी है 0.3125 इंटू आई बेस की वैल्यू 4 है, तो 0.3125 इंटू 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5/4, 5/4 बोले तो 1.25 एम्पियर, दैट इज 1.25 एम्पियर। और यहाँ पे देख लीजिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, जो आई एस की वैल्यू आई थी, यहाँ पे आईपी की वैल्यू एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी। तो ये देखिए तो ये 1.25 एम्पियर ही आई, यहाँ पे देखिए मैं इसको जूम भी कर दे रहा हूँ, ये 1.25 एम्पियर ही आई थी। ठीक है, तो इस तरह से हमको जिस साइड का हमको बेस निकालना है, उस साइड के वैल्यू से अगर हम कैलकुलेट कर दें, उस साइड के बेस से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली आप कैलकुलेट करके देखिएगा इस साइड का, जब आप इस साइड के, आप देखिए इस साइड में बेस क्या था, वीबी डैश में एक और एग्जांपल, यहाँ पे 250 आया था,
और यहाँ पे एसबी डैश की वैल्यू कितनी थी, 2000 थी, 2000 थी। और यहाँ पे जेडबी डैश की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। यहाँ पे देखिए तो जेडबी डैश की वैल्यू 125/4 है, 125/4। और आईवी डैश 8 एम्पियर है। तो यहाँ पे जेडबी डैश की वैल्यू कितनी है, 125/4 ओम है। और आईवी डैश की वैल्यू कितनी है, 8 एम्पियर है। ठीक है। अब मान लीजिए हमको बताना है कि इस साइड में ये मैं अलग साइड को दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दिया सो दैट आपको समझ में आया कि ये इस साइड का है। तो अगर मान लीजिए आरएल की वैल्यू हमें बतानी है इस साइड में, तो उसकी पर यूनिट वैल्यू इस साइड में भी। अब ये सर्किट तो पर यूनिट वैल्यू हमको ये नहीं पता है ना कि ये किस साइड का है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 8/25 ये पर यूनिट में है और इसकी बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज जेडवी बेस 125/4, 125 बटे कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से देखिए तो 4 दूना 8 और 25 बचे 125। तो आरएल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 10 ओम आ रही है। और यहाँ पे देखिए तो इस साइड में आरएल की वैल्यू, यहाँ से देखिए मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, तो 10 ओम है। सिमिलरली आप करंट को भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सेम वैल्यू ही आएगी। सिमिलरली जब आप करंट भी कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है। जब आप करंट कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू, यहाँ पे करंट की भी वैल्यू मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे जो आई आई एस आएगा, आई सेकेंडरी जो करंट आएगी, वो जो एक्चुअल यहाँ पे पर यूनिट करंट कितनी है, 0.3125 इंटू 8 करेंगे ना, 0.3125 इंटू 8 करेंगे तो देख लीजिए कितनी वैल्यू आएगी, 0.3125 इंटू 8। तो इसकी वैल्यू आएगी 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। और यहाँ पे देखिए मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, तो इस साइड में जो करंट थी यहाँ पे देखिए तो 2.5 एम्पियर ही थी। ठीक है। तो ये था ट्रांसफार्मर में कैसे हम ट्रांसपेरेंसी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिए, क्योंकि हम देखिए तो जिस साइड का हमको एक्चुअल वैल्यू चाहिए उस साइड के हमको बेस से अगर मल्टीप्लाई कर दे, तो हमको क्या पता चल जाएगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। तो कोई भी ट्रांसफार्मर दिया है किस साइड का है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। वो बस उस साइड के हमको क्या करनी है, उसके बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देनी है। दैट इज बेस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अगर वोल्टेज की वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू पता करनी है, करंट की एक्चुअल वैल्यू पता करनी है तो करंट वाले बेस से, और इम्पिडेंस की एक्चुअल वैल्यू पता करनी है तो उस साइड के इम्पिडेंस से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी सपोज करिए कि हमको थ्री फेज सिस्टम अगर दिया हो और उस तरह के सिस्टम में हमको बताना है कि पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सपोज करिए ये एक स्टार कनेक्टेड लोड है और इसका एक्चुअल इम्पीडेंस जेड एक्चुअल बैलेंस लोड है। ठीक है। बैलेंस लोड है। और हमको बताना है कि इसकी पर यूनिट वैल्यू क्या होगी अगर लोड स्टार कनेक्टेड है। सपोज करिए कि जो ट्रांसफार्मर है, ये सॉरी ट्रांसफार्मर नहीं, जो ये स्टार कनेक्टेड लोड है, इसका जो बेस इम्पीडेंस है इसके लोड साइड पे, वो वी एल बेस है, लाइन टू लाइन वोल्टेज। बी का मतलब बेस हो गया। और जो बेस पावर है वो एस बी थ्री फेज है, थ्री फेज सिस्टम है, तो सिंपल सी बात है कि ये थ्री फेज पावर होगा। ठीक है। तो हमको क्या बताना है, जेड पर यूनिट। तो इसका मतलब ये आपका ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल होगा। तो अगर इस पर फेज हमको बेस इम्पीडेंस पता चल जाए, मान लीजिए जो पर फेज बेस इम्पीडेंस है वो जेड भी है, तो हम जेड पर यूनिट इन केस ऑफ स्टार कनेक्टेड लोड क्या लिखेंगे, जेड एक्चुअल अपान जेड बेस। जो जेड बेस होगा पर फेज जो इम्पीडेंस होगा बेस इम्पीडेंस। तो इसका मतलब हमको अगर पर फेज बेस इम्पीडेंस पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, पर यूनिट वैल्यू ऑफ स्टार कनेक्टेड लोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमको ये पता है, हम जानते हैं कि स्टार में जो होता है फेज वोल्टेज जो होता है, ये आपका फेज वोल्टेज होगा। लाइन का क्या होगा, √3 होगा, दैट इज VLB/√3 होगा। ठीक है। और पर फेज पावर कितना हो जाएगा, अगर टोटल पावर एस बी थ्री फेज है तो पर एक फेज में कितना पावर आएगा, SB3 फेज डिवाइड बाई 3। ये जो पावर है ये क्या है, पर फेज पावर है, मतलब एस बी सिंगल फेज पावर की वैल्यू क्या है, SB3 फेज बाई 3।
तो यहाँ से हम जेड बेस नहीं निकाल सकते हैं। जेड बेस की वैल्यू क्या लिखोगे, बीबी स्क्वायर, ये सिंगल फेज की बात हो रही है, पर फेज अपान एस बी सिंगल फेज, यही होगा। और वीवी सिंगल फेज की वैल्यू क्या है, वी एल बी बाई रूट थ्री, तो यहाँ पे लिखेंगे वी एल बी बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एस बी सिंगल फेज क्या है, एस बी थ्री फेज बाई थ्री, एस बी थ्री फेज बाई थ्री। तो यहाँ से जेड बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन केस ऑफ स्टार, मतलब जो बेस इम्पीडेंस हम निकाल रहे हैं स्टार कनेक्टेड लोड में निकाल रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये वी एल वी स्क्वायर बाई थ्री इंटू एस बी थ्री फेज डिवाइड बाई थ्री होगा, तो थ्री से थ्री कट गया, तो यहाँ पे जेड बी स्टार की वैल्यू कितनी आ रही है, वी एल बी स्क्वायर बाई एस बी थ्री फेज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि जो जेड बी आ रही है, यहाँ से आपका जो जेड बी आया स्टार कनेक्शन में वी एल बी स्क्वायर बाई एस बी थ्री फेज आया, तो हम यहाँ से इस वाले इक्वेशन वन से जेड पर यूनिट इन केस ऑफ स्टार कितना हो जाएगा, जेड एक्चुअल अपान जेड बेस, दैट इज वी एल बी स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा एस बी इंटू थ्री फेज हो जाएगा। तो अगर लोड स्टार कनेक्टेड है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टार कनेक्टेड लोड में पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम डेल्टा कनेक्टेड लोड में भी कैलकुलेट करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। डेल्टा कनेक्टेड अगर लोड है तो सपोज करिए जो डेल्टा कनेक्टेड लोड है वो जेड है, इसको इसकी एक्चुअल वैल्यू ईच फेज में जेड है। और सपोज करिए यहाँ पे लाइन टू लाइन बेस वोल्टेज वी एल बी बेस दिया है, और जो थ्री फेज बेस पावर है, जो थ्री फेज बेस पावर है वो एस बी थ्री फेज है। तो अगर हमको पर यूनिट वैल्यू चाहिए इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड लो, तो हमको निकालना होगा जेड एक्चुअल अपान जेड बेस, और जेड बेस इन डेल्टा। तो ये हमको अगर ईच फेज का बेस इम्पीडेंस पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, जेड पर यूनिट इन केस ऑफ डेल्टा। अब हमको पता है कि इन केस ऑफ डेल्टा जो फेज वोल्टेज होगा वही तो लाइन वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब वी एल बी पी एच फेज वोल्टेज विल बी वी एल बी लाइन, ये लाइन वाले वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, और जो सिंगल और पावर पर फेज पावर कितना हो जाएगा, एस सिंगल फेज एस बी एस बी सिंगल फेज बराबर एस बी थ्री फेज बाई थ्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम जेड बी इन केस ऑफ पर फेज जो बेस इम्पिडेंस इन केस ऑफ डेल्टा क्या होगा, वी बी मतलब वी बी सिंगल फेज अपान ये स्क्वायर होता है एस बी सिंगल फेज, तो यहाँ से जेड बी डेल्टा, और जो फेज वोल्टेज होता है वही लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, ये सिंपल क्या हो जाएगा, वी एल बी के स्क्वायर के बराबर होगा, और ये क्या है एस बी थ्री फेज बाई थ्री होगा, तो थ्री क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जेड बी इन डेल्टा बराबर थ्री इंटू वी एल बी स्क्वायर बाई एस बी थ्री फेज, एस बी थ्री फेज। तो इस तरीके से हमने बेस इम्पिडेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, इस तरह से हमने बेस इम्पिडेंस कैलकुलेट कर लिया। तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन वन से हम पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इन केस ऑफ डेल्टा। तो यहाँ से जेड एक्चुअल बाई जेड बेस दैट इज थ्री वी एल वी एल बी स्क्वायर, इसको थोड़ा सही से लिख दे, वी एल बी स्क्वायर, और ये एस बी थ्री फेज ऊपर चला जाएगा तो एस बी इंटू थ्री फेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने डेल्टा के केस में भी जो पर यूनिट वैल्यू होगी हमने कैलकुलेट की है। तो डिफरेंस क्या है दोनों केस में, स्टार के केस में और डेल्टा के केस में, उसको देख लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों फार्मूले में। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस फार्मूले में थ्री नहीं आया है, इस फार्मूले में थ्री नहीं आया, जेड पर यूनिट बराबर जेड एक्चुअल एस बी थ्री फेज अपन वी एल बी स्क्वायर है, जबकि इसमें एक्स्ट्रा बस ये थ्री आ जा रहा है, यही डिफरेंस है।
तो जब भी आप डेल्टा कनेक्टेड लोड का पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो स्टार का 1/3 हो जाता है, उसकी पर यूनिट वैल्यू जो होती है। तो उसके फार्मूले में नीचे 1/3 आता है, बस इतना ही ध्यान देना है। तो सिंपल फार्मूला वही जेड एक्चुअल एस बी थ्री फेज बाई वी एल बी स्क्वायर, ये तब होगा जब स्टार कनेक्टेड होगा, लेकिन जब डेल्टा होगा तो नीचे में 1/3 आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आप चाहें तो इन दोनों फार्मूले को आप ध्यान में रख सकते हैं, ये दोनों फार्मूले, ठीक है। अब चलिए इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, सो दैट जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फॉर गिवन बेस वैल्यू, बेस वोल्टेज एंड बेस वोल्ट एम्पियर, ये मतलब वीबी की बात हो गई और ये एसबी की बात हो गई। द पर यूनिट इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ ए एलिमेंट इज एक्स। तो जो जेड पर यूनिट है वो एक्स दिया है किसी भी गिवन बेस पे, वोल्टेज पे और बेस पावर पे। कह रहा कि व्हाट विल बी द पर यूनिट impedance value of this element when the voltage and volt ampere bases, दोनों वोल्टेज का बेस और वोल्ट एम्पियर का बेस दोनों को डबल कर दें। तो कहा था कि जो जेड पर यूनिट डैश मतलब न्यू कितना होगा जब इसको हमने 2 वीबी कर दिया और इसको 2 एसबी कर दिया, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमको पता है कि जो जेड पर यूनिट न्यू होता है वो होता है जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू वीबी ओल्ड बाई वीबी न्यू, इनका होल स्क्वायर इंटू एस बी न्यू अपान एस बी ओल्ड होता है। तो यहाँ से जेड पर यूनिट ओल्ड की वैल्यू क्या है, एक्स है, इंटू वीबी ओल्ड कितना था, वीबी ही था, और वीबी न्यू कितना हो गया, 2 वीबी हो गया, होल स्क्वायर इंटू एस बी न्यू कितना है, 2 एस बी, और ये ओल्ड कितना था, एस बी था। तो यहाँ वीवी से वीवी कटेगा तो x/4 आएगा, इंटू ये 2 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, x/2, दैट इज 0.5x। तो जेड पर यूनिट जो डैश आया या बोले तो न्यू आया, उसकी वैल्यू कितनी आई, 0.5x पर यूनिट आया। तो देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन मैच हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इसलिए आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा कि ए 10 केवीए 400 वोल्ट बाई 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद 10% इम्पिडेंस ड्रॉ ए स्टडी शॉर्ट सर्किट करंट लाइन करंट विल बी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसका वोल्टेज रेशियो कितना है 400 वोल्ट बाई 200 वोल्ट, और ये इसकी रेटिंग कितनी है, 10 केवीए का ट्रांसफार्मर है। अब पर यूनिट इम्पीडेंस दिया है तो अब ये परसेंट में है, जेड इन परसेंट में कितना दिया है, 10%। तो इसकी पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको जस्ट 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 10/100 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखिए तो 0.1 पर यूनिट आएगा। तो जेड पर यूनिट कितना आ गया, 0.1 पर यूनिट आ गया, ठीक है। अब हमको पता है कि ट्रांसफार्मर के बोथ साइड में जो पर यूनिट वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब ट्रांसफार्मर के इस साइड में भी इसकी जो जेड पर यूनिट वैल्यू होगी वो 0.1 पर यूनिट होगी, और इस साइड में जो इसकी पर यूनिट वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, 0.1 पर यूनिट ही होगी। बट इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट लाइन करंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो शॉर्ट सर्किट हम पढ़ते हैं, शॉर्ट सर्किट ओनली ऑन दी एचवी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, इसका मतलब हमको एचवी साइड में शॉर्ट सर्किट स्टडी शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट करना है। एचवी साइड बोले तो ये 400 वोल्ट साइड, इसका मतलब हमको इस साइड में आई स्टडी शॉर्ट सर्किट करंट को हमको फाइंड आउट करना है। तो इस साइड में जो पर यूनिट इम्पिडेंस है, ये पर यूनिट इम्पिडेंस कितना है इस साइड में, एचवी साइड का मैं ये सर्किट बना रहा हूँ, तो जेड पर यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1 पर यूनिट हो जाएगी, 0.1 पर यूनिट हो जाएगी। और देखिए ये इसमें इस क्वेश्चन में बेस वैल्यू नहीं दी, बोले तो
कौन सा बेस सेलेक्ट करना है ये नहीं दिया है। तो यहाँ पे इस साइड में जो वोल्टेज दिया 400 दिया है, यहाँ पे जो वोल्टेज है 400 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहीं पे कंसिडर कर ले रहा हूँ कि यही बेस वोल्टेज है 400 इस साइड का। तो इस साइड का वीवी डैश कितना हो जाएगा, वीवी डैश इस साइड का कितना हो जाएगा, टर्न्स रेशियो के हिसाब से 200 हो जाएगा। तो हमको तो इसी साइड का चाहिए। तो अगर इस साइड ये सप्लाई साइड में अगर एक्चुअल वैल्यू 400 है, बेस वैल्यू भी 400 है, तो पर यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 बटे 400 हो जाएगी। दैट इज यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो 1 पर यूनिट का आएगा। इस यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, 1 पर यूनिट का आएगा। तो इसमें बहने वाली करंट क्या आएगी, आई एच बी मैं निकालना एच बी साइड में, तो 1/0.1 मतलब 1/z होगा। तो यहाँ पे कितनी करंट आ रही है, 10 पर यूनिट करंट आ रही है। तो एच बी साइड में जो पर यूनिट करंट है वो कितनी आ रही है, वो 10 आ रहा है। तो अगर हम इस एच बी साइड में अगर मैं, अब देखिए बेस पावर भी इसमें नहीं दिया है ट्रांसफार्मर का, तो जो बेस पावर है रेटिंग में 10 केवीए, जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग है उसी को मैं बेस पावर मान लेता हूँ। तो इस साइड में 10 केवीए है, तो इस साइड में हम जानते हैं कि केवी रेटिंग बोथ साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी सेम, तो ये भी 10 केवीए होगा। तो इस साइड से हम क्या करेंगे, रेटेड करंट निकालेंगे। इस साइड में एचवी साइड में रेटेड करंट कितना हो जाएगा, आई एच बी इन एम्पियर बराबर ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई उस साइड के वोल्टेज से हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज 400। तो यहाँ से इसके दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100/4 का मतलब कितना हो गया, 25 एम्पियर आ गया। और यहाँ से आपका कितना आ गया, 25 एम्पियर आ गया। और हमको पता है कि आई एच वी पर यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आई एच वी इन एम्पियर होगा और यहाँ पे बेस करंट होगा, ठीक है ना। ये बेस एम्पियर, तो ये एक्चुअल में ये बेस करंट है। यहाँ पे इसको मैं बेस लिखूंगा, ये आपका बेस है ऑन एच वी साइड। नोटेशन मैंने गलत लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लेंगे। तो आई बेस एच वी होगा, है ना, बेस, क्योंकि यहाँ पे बेस मैंने बेस पावर ये मानी थी और बेस वोल्टेज 400 माना था। तो यहाँ से आई एच वी इन एम्पियर में हमसे यही स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई एच वी की, आई एच वी पर यूनिट इंटू मतलब 10 इंटू आई बेस कितना है 25। तो यहाँ से आई एच वी इन एम्पियर कितना आ जाएगा, 250 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ से देखिए तो इसकी वैल्यू 250 एम्पियर है और उस हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उस हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसको भी मैं करके दिखा देता हूँ सो दैट आपको समझने में ज़्यादा इजी होगा। देखिए अप्रोच बढ़ेगा आपको, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसलिए मैं दूसरा अप्रोच भी बता ही देता हूँ। देखिए अगर मैं इस साइड का एच वी साइड का जेड भी निकाल दूं, एच वी साइड का जेड भी निकाल दूं, वो होगा क्या, वी बी स्क्वायर बाई एस बी, ठीक है। जेड बी बराबर वी बी स्क्वायर बाई एस बी, वी बी की वैल्यू, सॉरी ये तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो थ्री फेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वी बी स्क्वायर बाई एस बी सिंपल सिंगल फेज है, तो 400 इंटू 400 और ये कितना है 10 इंटू 10⁻³, 10 के वी है। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो कट गए, तो जेड की वैल्यू कितनी आई, 16 ओम आई। जेड की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 16 ओम आ गई। तो अब बेस इम्पीडेंस पता चल गया, तो एक्चुअल इम्पीडेंस हम पता कर सकते हैं। एक्चुअल इम्पीडेंस कितना आ जाएगा, तो 16 इंटू बेस पर इम्पीडेंस इस साइड का 0.1 है, तो ये कितना आ गया 1.6 ओम आ गया। तो हमको एक्चुअल करंट चाहिए, मतलब आई स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट, तो एक्चुअल वोल्टेज कितना है 400 बाई 1.6, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4000/16, 4000/16, ठीक है, 4000/16। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जब हम 4000/16 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी भी वैल्यू 250 एम्पियर भी आएगी। तो ये मेथड 2 हो गया, तो ये आपका मेथड 2 हो गया। इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप इसकी पर यूनिट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। इजिली आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि A three-phase transformer has a rating of 20 MVA, 220 kV, which is connected in star, and 33 kV, which is connected in delta, with leakage impedance 12%. The transformer reactance referred to each phase of the LV delta connected side will be. तो ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस ओम में बताना है ऑन द एलवी साइड ऑफ द डेल्टा। देखिए ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना दिया है 20 MVA, ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर है और ये 220 केवी बाई 33 केवी का ट्रांसफार्मर है और ये स्टार है और ये डेल्टा है, ठीक है। और इस ट्रांसफार्मर का जो जेड पर यूनिट दिया है वो दिया है 12%, ठीक है। तो हमको बताना है इस साइड में द ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस इन ओम, तो इस साइड में हमको ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस इन ओम में कितना होगा ये हमें बताना है। अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके बोथ साइड में जो पर यूनिट वैल्यू होगी वो तो सेम होगी, मतलब इधर भी अगर 12% का मतलब कितना पर यूनिट हो गया 0.12 पर यूनिट हो गया, तो इस साइड में भी इसकी पर यूनिट वैल्यू कितनी होगी 0.12 पर यूनिट होगी और इस साइड में भी इसकी जो पर यूनिट वैल्यू होगी 0.12 पर यूनिट होगी। तो हमको तो एलबी साइड में बताना है, दैट इज डेल्टा साइड। और डेल्टा साइड में मैंने आपको सिंपल यहाँ पे फार्मूला बताया था, यहाँ पे ये जेड पर यूनिट डेल्टा की वैल्यू क्या है, जेड एक्चुअल एस बी, केवल यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही फार्मूला यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे जेड डेल्टा साइड, क्योंकि डेल्टा साइड को कैलकुलेट करना है तो जेड ये पर यूनिट है, ठीक है। तो जेड एक्चुअल इंटू एस बी थ्री फेज डिवाइड बाई थ्री इंटू वी बी स्क्वायर, है ना, वी बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हमको तो जेड एक्चुअल चाहिए, तो यहाँ से जेड एक्चुअल क्या आ जाएगा, जेड पर यूनिट की वैल्यू यहाँ पे इस साइड में कितनी है 0.12 है, 0.12 इंटू 3 और वी एल बी साइड की बात हो रही है 33 का स्क्वायर, तो 33 का स्क्वायर और यहाँ पे 10 की पावर 3 है तो ऊपर में 10 की पावर 6 होगा, डिवाइडेड बाई एस बी थ्री फेज कितना है 20 इंटू 10 की पावर 6, 20 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, 20 इंटू 10 की पावर 6 होगा। तो देख लेते हैं, ये 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कट गया, 0.12 इंटू यहाँ से 3 इंटू 33 का स्क्वायर होगा आपका 1089 और डिवाइड बाई 20, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.12 इंटू 3 इंटू 1089 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी 19, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी जेड एक्चुअल ऑन डेल्टा साइड विल बी इक्वल टू 19.602 ओम आएगी, दैट इज यही रिएक्टेंस है। तो 19.602, तो उस हिसाब से देखिए तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ ए 100 kVA 11,000 by 400 volt डेल्टा स्टार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और 0.02 एंड 0.07 पर यूनिट। तो एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, एक डेल्टा स्टार, ये डेल्टा साइड है और ये स्टार साइड है, और इस ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग दी है वो 100 kVA दी है, तो जो वोल्टेज रेशियो दिया है वो है 11,000 वोल्ट बाई 400 वोल्ट, ठीक है। तो पर यूनिट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिया है 0.02 और 0.07, तो हमको डेल्टा साइड में बताना है इम्पिडेंस, ठीक है, इन ओम में। तो इस साइड में हमको बताना है कितना इम्पिडेंस होगा ऑन डेल्टा साइड, ठीक है। तो पर यूनिट वैल्यू तो बोथ साइड में सेम होगी ना, तो मतलब इस साइड में आर पर यूनिट की वैल्यू क्या होगी 0.02, हम जानते हैं ट्रांसफार्मर की जो पर यूनिट वैल्यू होती है ऑन द बोथ साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी ऑलवेज सेम, हमेशा सेम होती है। तो इस साइड में भी जो आपकी पर यूनिट वैल्यू होगी ट्रांसफार्मर की वो भी 0.02 और यहाँ पे 0.07, बट हमको तो इस साइड का ओम में इम्पिडेंस बताना है। तो अगर हमको बेस वैल्यू पता चल जाए
तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने डेल्टा में बेस वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो हम जानते हैं कि ये वी बी सिंगल फेज होल स्क्वायर, ये सिंगल हो गया, बाई एस बी सिंगल फेज। तो यहाँ पे जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, तो इसको वी एल बी स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाई ये एस बी थ्री फेज बाई थ्री करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो यहाँ से जेड बेस निकाल लेते हैं इनकेस ऑफ डेल्टा। तो लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑन डेल्टा साइड कितना है, 11,000 है। तो 11 का स्क्वायर इंटू, सॉरी मैं थोड़ा 11 स्क्वायर इंटू 11,000 है, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 हो जाएगा, इंटू थ्री डिवाइडेड बाई एस बी थ्री फेज, मतलब 100 इंटू 10 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा, 121 इंटू तीन 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5। तो ये कितना हो जाएगा, 363, है ना। और 10 की पावर से ये 10 की पावर 1 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये 10 आएगा। इसका मतलब जो जेड बेस आया इसमें, इस साइड में डेल्टा साइड में, इसको डेल्टा साइड लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा साइड में बेस इम्पिडेंस पता कर रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 3630 ओम। अब अगर हमको आर एक्चुअल चाहिए, आर एक्चुअल ऑन डेल्टा साइड, तो कितना हो जाएगा इन ओम में, आर पर यूनिट कितना है 0.02, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 3630। तो यहाँ से देख लीजिए, दो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दो तिया 6, दो छक्का 12, दो तिया 6, एक 7 और एक 0, ठीक है, और इंटू 10 की पावर -2। तो इसके एक पावर से ये चला जाएगा और डिवाइड बाई 10 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 72.6 ओम आएगा। तो आर डेल्टा इन ओम में कितना आ गया, 72.6 ओम। तो देखिए यहाँ पे एक्स पर यूनिट, एक्स एक्चुअल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन है जिसमें ये मैच हो रहा है। फिर भी मैं एक्स एक्चुअल को भी कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक्स एक्चुअल को कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। तो एक्स एक्चुअल ऑन डेल्टा साइड इन ओम में कितना होगा, तो ये कितना है 0.07, इसको मैं 10 की पावर -2 लिखूंगा और इंटू जेड बेस 3630। तो यहाँ से 7 से गुणा करेंगे तो 7 3 का 21, हाथ में लगा 2, 7 6 42, 3 45, और 7 3 के 21, 4, देख लीजिए यहाँ पे 7 3 के 21, 7 6 42, और 42 2 44 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, और 7 3 के 21, 4 25, है ना। और यहाँ पे देखिए तो इसके एक जीरो से ये 10 की पावर -1 होगा, तो ये 254.1 हो जाएगा। तो एक्स डेल्टा इन ओम में कितना होगा, 254.1 ओम। तो ये भी आ गया। तो टोटल इम्पिडेंस क्या लिखोगे, टोटल इम्पिडेंस जो लिखोगे वो लिखोगे आर डेल्टा इन ओम, मतलब डेल्टा साइड में, एक्स जे एक्स डेल्टा इन ओम। तो ये कितना लिखोगे, 72.6 प्लस जे 254.1 ओम। तो यही पूछ रहा था, तो ये ऑप्शन डी है। तो ये मतलब अभी इस लेक्चर में हमने इतना देखा। अब बाकी जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर होगा उसमें हम ये देखेंगे कि जो सिंगल लाइन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं जिसमें मल्टी ट्रांसफार्मर होंगे, मल्टी ट्रांसमिशन लाइन्स होंगी, उनके पर यूनिट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको जरूर से लाइक करें, और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू।